चलो पहले जो पढ़ा रहे थे उसको ख़त्म किया जाए। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बता दिया था आप लोगों को मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है, या तो इंटरस्टिशियल साइट में कोई मेटल आयन आ जाए, और अगर इंटरस्टिशियल साइट में एक मेटल आ गया तो किसी न किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। एक तरीका ये था। दूसरा था कि मेटल ना बढ़ के लैटिस पॉइंट पे एनायन गायब हो जाए तो भी मेटल ज़्यादा हो गया, और जहाँ से एनायन गायब होगा वहाँ पे क्या मौजूद हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हुआ? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता था जिस लैटिस पॉइंट पे, उसे क्या बोलते थे, फार्म सेंटर, है ना, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। सही है? ठीक है, 1 करके लिख रहे थे क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 2 करो, 2 मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। 2 करके लिखो, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब बताओ, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल घट जाएगा। ठीक है, तो एक मेटल को हम गायब कर दिए। ठीक है, हो गया मेटल डिफिशियंसी। लेकिन चार्ज तो अनबैलेंस हो गया, तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा इसमें? मेटल को हमने हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया ना, तो कहीं ना कहीं से हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पॉजिटिव ज़्यादा करना है। बता रहे समझ में? ठीक है, तो पॉजिटिव को ज़्यादा कैसे किया जाए, बोलो। तो ये डिफेक्ट वही कंपाउंड शो करता है जिसमें जो केटायन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम नहीं हो, मैक्सिमम से थोड़ा कम हो। तो होता क्या है कि जो बाहर निकल गया तो प्लस गायब हो गया, तो उस प्लस को मेंटेन करने के लिए कोई दूसरा मेटल आयन जो है वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा लेगा। ये प्लस से बढ़ के कितना हो गया, 2+। अगर ये ऑलरेडी मैक्सिमम में होता तो बढ़ पाता क्या, नहीं बढ़ पाता। यानी कि ऑलरेडी किस में रहना चाहिए, मैक्सिमम से कम में रहना चाहिए। ठीक है, और इस डिफेक्ट की वजह से वो चला जाएगा किस में, मैक्सिमम में। यानी इस डिफेक्ट में हमारे मेटल का एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, लिखो इन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कॉमा, इन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कॉमा, इन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कॉमा, कॉमा, cation is, लिखो cation is missing from its lattice point, cation is missing from its lattice point, cation is missing from its lattice point, comma, comma देके लिखो, and some other cation and some other cation will be in higher oxidation state, some other cation will be in higher oxidation state, some other cation will be in higher oxidation state to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality। लिख लिए? डायग्राम बना दो। हो गया बच्चों, लिख लिए? ठीक। तो ऑब्वियस है कि इसमें जो हमारा मेटल है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इसमें सवाल देखो पूछता है, इससे पूछ देगा आपसे कि Fe 0.96O जो है, ठीक है, तो यही वजह है कि Fe 0.96 हो गया। होता क्या है, FeO ना, FeO होता है, चाहे Fe2O3 होता है। FeO में आयरन +2 में है, Fe2O3 में आयरन +3 में है। तुम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में आने का मतलब ये हुआ कि कुछ 2 में है और कुछ 3 में है। तो आपसे पूछेगा कि टोटल आयरन में से कितना % आयरन +2 में है और कितना % आयरन +3 में है। क्लियर हुआ? ठीक है, पूछेगा आपसे हाउ मेनी आयरन एटम्स आर इन +2
ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आयरन एटम्स है, तो टोटल में परसेंटेज नहीं निकालना है, किस में निकालना है, आयरन में ही निकालना है। आयरन अगर टोटल 0.96 है तो उसमें कुछ Fe2+ होगा, कुछ Fe3+ होगा। करना इसको बहुत आसान होता है ऐसे सवाल को सॉल्व करना। इनफैक्ट हम इसको सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा के तुमको मोल कॉन्स्टेंट में पढ़ाए थे, क्योंकि सीधे चार्ज बैलेंस करके हम निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा सवाल है कैसे सॉल्व करोगे, मान लो कि Fe2+ की संख्या x है, ठीक है। मान लो कि एक ही मॉलिक्यूल में निकाल रहे हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में परसेंटेज निकालेंगे तो वही परसेंटेज कंपाउंड में भी होगा, सही है। तो Fe2+ को हमने x ले लिया, तो Fe3+ कितना होगा, 0.96 - x होगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में आयरन कितना है, 0.96, और उसमें से x हम इसको दे दिए, रेस्ट हम इसको दे दिए। एक सिंगल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बोलो, अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो नेट चार्ज इस पर 0 होगा, बस नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो, तुम्हारा काम हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Fe2+ की संख्या कितनी है, x, और एक Fe पे 2+ चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 2x हुआ। यहाँ से कितना आएगा, और एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कितना आया, -2 या 2 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं हम। क्लियर हुआ? यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 3 × 0.9, देखो 3 × x -3x, और ये हो गया 2x -x, उसको उधर भेज दो तो x आ जाएगा, x बराबर, ये उधर गया तो 2 इधर आएगा, तो 3 × 0.96, 3 में 6 से गुना करो, कितना, 18, 1 27 1 28, उसमें से 2 घट जाना है, 0.88 आया। परसेंटेज ऑफ Fe2+ बराबर, तो x माने थे Fe2+ को 0.88 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था, इनटू क्या, आगे आंसर। खूब पूछता है ये, है ना। मतलब ऑलरेडी कितनी बार पूछ चुका है, 3-4 बार, IIT में भी, मेडिकल में भी, और फिर भी पूछता है, समझ गए। क्योंकि डिफेक्ट में ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता नहीं है, एक ये न्यूमेरिकल बनता है और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल बनता है, तो उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो न्यूमेरिकल पूछेगा डिफेक्ट से, तो इसी से पूछेगा। क्लियर हुआ? नोट कर लो। हो गया, लिख लिए। तो ऐसा सवाल अगर आएगा तो कर लोगे, है ना। जानबूझ के ऐसा भी दे देगा कि m कर देगा, यहाँ पे Fe की जगह m लिख देगा, ठीक है। m 0.940 कर दिया, तुमसे बोले है कि m जो है वो +1 और +2 स्टेट में है, तो बताइए परसेंटेज क्या होगा। सेम सवाल है, बस Fe को m कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 कर दिया, हो जाएगा ना। ठीक है, अगला लिखो, तीसरा लिखो इम्प्योरिटी, तीसरा लिखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा, किसी दूसरे कंपाउंड का इम्प्योरिटी पाया जाएगा। बोलो, ठीक है, लिखो इन दिस डिफेक्ट impurity of some other ions are present in the crystal lattice, ठीक है। एग्जाम्पल के मार्फत से समझो, नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल और समझना इसको। मान लो सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, तो सोडियम क्लोराइड कुछ ऐसी होता है ना, 4 चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे 6 होता है, और तुम उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड का बॉम्बार्डमेंट इससे करा दिए, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड से इसको तुम पास करा दिए, चाहे इससे पास करा दिए SrCl2 को, तो होता क्या है, स्ट्रोंशियम Sr घुस जाएगा इसके लैटिस में, तो जब इसके अंदर में घुस जाएगा तो किसको नॉकआउट करेगा, किसको बाहर कर देगा, Na+ को करेगा, और Sr2+ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 1 को बाहर करेगा, 2 को बाहर करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 को बाहर करेगा। जब इसमें स्ट्रोंशियम घुसेगा तो
2 सोडियम को बाहर किया, ये 2 निकल गया, लेकिन 2 में से एक जगह पे तो Sr2+ आ गया, तो प्रत्येक स्ट्रोंशियम के करेस्पॉन्डिंग 2 सोडियम बाहर जाएगा और एक वॉइड का क्रिएशन होगा ओवरऑल। 2 का हुआ है, लेकिन एक को तो एक खुद ऑक्यूपाई कर लिया, तो एक वॉइड एक्स्ट्रा होगा। क्लियर हुआ? अगर हम एल्युमिनियम 3+ का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं AlCl3 का, तो पर Al3+ कितना वॉइड बनता? 2 वॉइड बनता, 3 बनता है, एक तो खुद ऑक्यूपाई कर लेता, तो 2 एक्स्ट्रा क्रिएट होता। अगर हम 150 एल्युमिनियम इसमें डाल दिए तो 300 वॉइड बनेगा। क्लियर है? ठीक है, लिखो फॉर एग्जांपल में इफ लिखो इफ NaCl, लिखो इफ NaCl is passed through, if NaCl is passed through a stream of STREAM a stream of SrCl2, a stream of SrCl2, then some Sr2+, knockout KNOCK knockout Na plus from the lattice and occupy their lattice points लिख लिए? आगे लिखो every Sr2+ knocks out 2 Na plus ions and in the process one void is created, लिख लिए? ठीक है, नोट कर लो, डायग्राम बना लो। लिख लिए? शीट निकालो। पेज नंबर 20 शीट में जाओ, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 निकाले? बोल रहा है इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल% SrCl2, यानी कि 100 मोल अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 को इंजेक्ट कराया गया, यही ना? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ केटायन वैकेंसीज? ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ केटायन वैकेंसीज बोल रहा है, यही है ना केटायन वैकेंसी? Na+ जो निकल गया वही से ना केटायन वैकेंसीज आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि दिया नहीं है ना कि कितना मोल NaCl है, नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी बोल रहा है और परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है। तो एक काम करो, कर दो इफ़ 1 मोल ऑफ NaCl, आगे लिखो इफ़ 1 मोल ऑफ NaCl, इफ़ 1 मोल ऑफ NaCl। अब सॉल्व करो इसको, इफ़ 1 मोल ऑफ NaCl सॉल्व करो इसको, तो कैसे होगा? सौ मोल में 10⁻³ मोल, तो 1 मोल में कितना? 10⁻⁵ मोल होगा, यानी कितना स्ट्रोंशियम गुना एवोगाड्रो नंबर, और एक स्ट्रोंशियम से एक केटायन वैकेंसी, तो जितना स्ट्रोंशियम आया वही आंसर हो गया, खत्म हो गया। 6.022 × 10⁻23 × 10⁻⁻5 हो गया, यानी 10⁻18 आ जाएगा ओवरऑल। क्लियर हुआ? क्या बोले हैं? बोल रहा है 10⁻³ मोल% है SrCl2, तो इन 1 मोल सोडियम क्लोराइड SrCl2 कितना होगा? 100 में 10⁻⁻3, तो 1 में कितना? 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 10⁻⁵ मोल आया।
यानी Sr2 प्लस कितना आया 10⁻⁻5 मोल, यानी नंबर कितना आया इंटू एवोगाड्रो नंबर आया। और जितना स्ट्रोंशियम होता है उतना ही कैटायन वैकेंसी होता है, तो कैटायन वैकेंसी यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से तुम लोगों का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है ना। सॉलिड स्टेट एक बार एनसीईआरटी में जाके रीडिंग मार लेना, ये वाला पार्ट, डिफेक्ट वाला पार्ट, समझ गए? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तुमको मिलेगा, मेटल एक्सेस का एग्जाम्पल मिलेगा, मेटल डिफिशियंसी का एग्जाम्पल मिलेगा, वो सब नोट कर लेना और याद कर लेना। सही है? ठीक है, होमवर्क निकालो पिछले क्लास का, नोट कर लो ये। हो गया? निकालो एक्सरसाइज 1 बुक में, पेज नंबर 16, एक्सरसाइज 1। डाउट है इस पेज में? है कोई डाउट? 11 नंबर नहीं कराए थे शायद? हो गया है। 11 नंबर में देखो बोल रहा है कि, हाँ बोलो, नहीं 11 नहीं कराए थे। AgCl का जो स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड के जैसा है, ठीक है, तो Z हमारा 4 होगा। बोल रहा है कि एजलेंथ जो AgCl का 555 पिकोमीटर है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो कह रहा परसेंटेज ऑफ साइट्स बताइए जो अनऑक्युपाइड है। साइट्स का मतलब क्या? साइट्स का मतलब लैटिस पॉइंट होता है, समझ गए? तो जो तुमको डेटा दिया है उससे Z निकल जाएगा, डेंसिटी D बराबर Z इंटू मोलर मास AgCl का बटा एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ, Z निकल जाएगा। आप जब Z निकालोगे तो पाओगे वो 4 से थोड़ा कम आ रहा है, आना चाहिए था 4 नहीं आया, मान लो 3 आया, यानी कि 75% भरा हुआ है, 25% खाली है। क्लियर हुआ? 3.7 आ गया, तो लिखेंगे 3.7/4 इंटू 100, ये ऑक्युपाइड हो गया। 100 में से घटा देंगे, अनऑक्युपाइड निकल जाएगा। जो Z निकलेगा वो ऑक्युपाइड साइट हो गया। थियोरेटिकली होना कितना चाहिए था? 4, समझ गए? ठीक है, 4 होना चाहिए था, और यहाँ से एक्चुअल निकाल लेना कितना आता है, फिर वहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। समझ गए? ठीक है, देखो एक और तरह का सवाल पूछता है ऐसा ही, बोल देगा कि बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में किसी भी एज का कितना % लेंथ अनऑक्युपाइड होता है, ऐसा बोल देगा। चाहे बोल देगा FCC में कितना अनऑक्युपाइड होता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर, मान लो बॉडी सेंटर में दिया है ना, बोल रहा है एज का कितना % हिस्सा ऑक्युपाइड है चाहे अनऑक्युपाइड है, ये पूछ रहा। ठीक है, तो एज कितना होता है A, और A में से कितना हिस्सा भरा हुआ होगा 2R, R ये ऑक्युपाई करके रखेगा, R ये ऑक्युपाई करके रखेगा। सिंपल क्यूबिक रहता तो हम बोलते हैं 100%, क्योंकि कांटेक्ट में होता है, लेकिन BCC और FCC में कांटेक्ट में तो नहीं होता है, बीच में जगह खाली होता है। तो अगर पूछेगा परसेंटेज ऑफ एज ऑक्युपाइड, तो ऑक्युपाइड कितना है 2R ना, कितने में इंटू 100, समझ गए। अनऑक्युपाइड पूछेगा, इसको 100 में से माइनस कर लेंगे, और A और R में रिलेशन तो पता ही है, A का वैल्यू पुट कर दोगे, R कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक सवाल ऐसा पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, तुमको 2 डायमेंशन का डिज़ाइन दे देगा, मान लो ये दे दिया, और तुमसे पूछा कि बताइए इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो 2 डायमेंशन में जब पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो हम वॉल्यूम नहीं एरिया की बात करेंगे, सब वही चीज़ हुआ। अगर लेंथ में पूछ रहा था तो एक तरह से हम लोग वही चीज़ निकाल रहे थे, पैकिंग फ्रैक्शन लेंथ में निकाल रहे थे 1 डायमेंशन में। अगर 2 डायमेंशन में पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ऐसे बहुत सारे आइटम दे दिया चारों तरफ, तो यूनिट सेल क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। तो इसमें अगर 2 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा इन 2 डायमेंशन, तो हम लिखेंगे ऑक्युपाइड एरिया बाई क्या, टोटल एरिया इंटू क्या, इंटू 100। तो ऑक्युपाइड एरिया कितना है, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, ऐसा 4 सर्कल, चारों मिला के एक सर्कल हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे 1 इंटू πr²। और टोटल एरिया स्क्वायर का कितना, ये स्क्वायर होगा, है ना। हम यूनिट सेल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट सेल ये स्क्वायर हो गया, बोलो, चारों तरफ एटम है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक हम यूनिट सेल बना दिए स्क्वायर, तो उसमें ऑक्युपाइड एरिया बाई टोटल एरिया, ठीक है। और बताओ R, तो A बराबर 2R होगा क्या, A बराबर क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है इसका एज कितना, A कितने के बराबर है 2R के बराबर, तो A का वैल्यू 2R रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? 2 डायमेंशन में भी देगा सवाल तो हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो दोनों।
क्योंकि एक सर्कल आया, z हमारा 1 आया, 1/4 सर्कल यहाँ, और ऐसा ऐसा 4 1/4 है, तो टोटल एक सर्कल होगा इफेक्टिवली। जैसे z निकालते थे ना पहले स्फीयर का, अब स्फीयर का नहीं किसका निकालेंगे, सर्कल का निकालेंगे। तो एक कॉर्नर पे 1/4 सर्कल है और ऐसा ऐसा 4 कॉर्नर है, तो 1/4 × 4 एक सर्कल हुआ, तो हम यहाँ पे एक ले लिया। समझ गए? लिख लिए? चलो और बताओ, एक्सरसाइज 1 में डाउट है क्या? नहीं है? एक्सरसाइज 2 में आ जाओ, 1 से लेकर 5 तक में। एक्सरसाइज 2 में 1 से 5, 6 से 10 हो गया है, 11 12। हाँ फिर से बोलो। फॉर्मूला यूनिट, यानी कितना NaCl का यूनिट है, ऐसे कितना मॉलिक्यूल है, ठीक है। फार्मूला यूनिट का मतलब वो फार्मूला कितनी बार अपीयर हुआ है, समझ गए? अगर FCC में पूछे तुमसे, FCC में जैसे सोडियम क्लोराइड का देखे थे ना, पूछे एक यूनिट सेल में कितना फार्मूला यूनिट है, तो तुम बोलोगे 4। सीजियम क्लोराइड में पूछे एक यूनिट सेल में कितना फार्मूला यूनिट है, तो बोलोगे 1। समझ गए ना? ठीक है, 1 से 12 तक कोई डाउट नहीं? ठीक, अगले पेज में 23 तक बताओ। 15 में कह रहा है, 15 ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कि BaTiO3 क्रिस्टलाइज करता है इस वाले स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है दिस स्ट्रक्चर में बी डिस्क्राइब्ड एज क्यूबिक लैटिस विथ बेरियम आयन ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। बेरियम कॉर्नर पे चला गया बच्चों, तो बेरियम 1 होगा। ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाइंग फेस सेंटर, यानी ऑक्सीजन 3 होगा, फेस सेंटर 6 होता है, आधा आधा कंट्रीब्यूशन 3 होगा। टिटेनियम आयन सेंटर पे, टिटेनियम 1 होगा, यानी फार्मूला सही है। ठीक, बोल रहा है कि अगर टिटेनियम को हम ये माने कि वो BaO लैटिस, तो BaO मिलाकर कौन सा लैटिस बन रहा है, FCC। बेरियम कहाँ पे, कॉर्नर पे, ऑक्सीजन कहाँ पे, फेस सेंटर पे, तो BaO लैटिस FCC बना रहा है। और बोल रहा है कि अगर हम ये मानकर चले कि टिटेनियम BaO लैटिस के होल में है, तो BaO लैटिस FCC में 2 तरह का होल होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम ये मानकर चलें कि टिटेनियम जो है किसी एक काइंड के होल को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वह कौन सा टाइप ऑफ होल है, बताओ कौन सा है। टिटेनियम बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे कौन सा वॉइड होता है, हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो। क्लियर हुआ? अगले पार्ट में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइप होल डज इट ऑक्यूपाई। इस टाइप का जितना है टोटल वॉइड, उसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई किए हुए है, 25%। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, 4 में से 1 ऑक्यूपाई करके रखा है, यानी कितना परसेंट, 25%। क्लियर हो गया? ठीक, और बोलिए 23 तक। 18 का सेकंड पार्ट, 18 में कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट विल फिट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एन आइडियल FCC क्रिस्टल एज अ फंक्शन ऑफ एटमिक रेडियस r। ठीक है, एटम का रेडियस दिया हुआ है r, सही है। बोल रहा है कि अगर एक आइडियल FCC हम एज्यूम करें, आइडियल FCC एज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, एनायन सारा कॉन्टैक्ट में होगा। तो बोल रहा है कि उसमें लार्जेस्ट ऑक्टाहेड्रल कौन सा फिट होगा, तो ऑक्टा का जो रेंज होता है उसके स्मॉलेस्ट रेंज के करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो फिट होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल FCC है, तो आइडियल FCC है तो एनायन का कांटेक्ट तो मेंटेन ही रहेगा, और एनायन के कांटेक्ट को मेंटेन कराते हुए ऑक्टा का रिलेशन क्या आया था, RC/RA बराबर 0.414। तो हम उसी से सॉल्व करेंगे ना, तो एक का रेडियस एनायन का R दे दिया तो R से निकल जाएगा। ये पार्ट तो हो गया, ये हो गया था। ठीक, अगले पार्ट में कह रहा है कि ये पहला ही पार्ट है, द इंसर्शन ऑफ दिस स्फीयर इनटू वॉइड डज नॉट डिस्टोर्ट द FCC लैटिस। इसको इंसर्ट करने पे FCC पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी आइडियल ही रहना चाहिए। तो ये तो हो गया। कह रहा है कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC व्हेन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड बाय दिस स्फीयर। तो सोडियम क्लोराइड का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। कह रहा है कि अगर सारे ऑक्टा को हम इस स्फीयर से भर दें, तो बोल रहा है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये सोडियम क्लोराइड ही तो होता है, नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड का आइडियल वाला केस ले लो, तो क्लोरीन FCC पे और Na+ ऑक्टा में चला गया, तो उसका तुमसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलो और बोलो 23 तक, और कोई है डाउट? अगले पेज में
24, 25, 26, 27 हो गया। बचा ये 3 सवाल, कर लेना। 29 के सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्कॉटी डिफेक्ट इन ग्राम पर सीसी। स्कॉटी डिफेक्ट हम थियोरेटिकली पढ़े हैं, स्कॉटी डिफेक्ट निकालेंगे कैसे? तो याद है स्कॉटी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता था। तो स्कॉटी डिफेक्ट बराबर लिखो, स्कॉटी डिफेक्ट बराबर, देखो परसेंटेज वगैरह में नहीं बोल रहा है, यूनिट में बोल रहा है। तो यूनिट में बोलने का मतलब क्या हुआ, हम रेशियो तो नहीं लेंगे। तो जब भी ये स्कॉटी डिफेक्ट बोलेगा तो ये बस यही होता है कि स्कॉटी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी कितने से डिक्रीज कर गया, है ना। तो थियोरेटिकल डेंसिटी जो आएगा उसकी तुलना में एक्चुअल डेंसिटी कम होगा। तो लिखो डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस, इस तरह से लिखना, स्कॉटी डिफेक्ट बराबर डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस डेंसिटी एक्चुअल, डेंसिटी थियोरेटिकल माइनस डेंसिटी एक्चुअल। समझ गए? ठीक है। होमवर्क आपका, अच्छा इधर भी सवाल था ना, 2 कॉलम मैचिंग था, हो गया है। पेज नंबर 26 में 2 सवाल था, हो गया है दोनों। ठीक, आपका अगले क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना। हाँ पूरा 34 तक आसान आसान सवाल है सारा, छोटा मोटा। इधर तो 1 से लेकर 20 तक जो सवाल है तो बहुत ही आसान है, समझ गए? ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना आज, कल तक, है ना। डाउट रहेगा वो ऐप में पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 4 कर लेना। हाँ जेई वाला, समझ गए ना। फिर बाद में ये वाला करना है, एक्सरसाइज 2 का जो 3 बचा हुआ है, बहुत ही खतरनाक सवाल है वो, उस लेवल का कभी भी मेंस में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद भी वो कर लेना, मन होगा पहले कर लेना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे, एक्सरसाइज 3 को पहले करोगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4 को करोगे, 1 दिन के गैप से। समझ गए ना? ठीक है, चैप्टर खत्म।